उस समय मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। अब सोने के बाद मुझे काफी बेहतर लग रहा था। मैंने पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट खरीदा ताकि हॉस्पिटल ले जा सकूं। सेक्रेटरी यान अभी भी घायल थी, लेकिन वे जैक के पिता मिस्टर क्रेम की देखभाल के लिए आ चुकी थीं। सेक्रेटरी यान ने कहा, मिस्टर क्रेम, भले ही इस बार जान का खतरा नहीं था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप यंग मास्टर को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं? पापा ने सिर उठाकर उन्हें देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? सेक्रेटरी यान ने कहना जारी रखा। मुझे बस लगता है कि कभी कभी आपको उन्हें इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पापा की आवाज सख्त हो गई। यान, तुम मेरे लिए कितने समय से काम कर रही हो? जैक के मामलों में बोलने वाली तुम कौन होती हो? डांट खाने के बाद सेक्रेटरी यान ने तुरंत माफी मांगी। मेरी गलती है। मुझे बस लगा कि इस बार उनकी वजह से आपकी जान। पापा ने कड़ाई से कहा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर कभी ऐसी बात कही तो मत भूलना कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सेक्रेटरी यान की आंखें भर आईं। उस आदमी के चेहरे पर नाराजगी देखकर यान बाहर निकल गई। सोफिया और मैं दरवाजे पर ही खड़े थे। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और सीधे चली गई। मैंने अपने पास खड़ी सोफिया की ओर देखा। मैंने हमेशा सोचा था कि यान सिर्फ मेरे पापा की सेक्रेटरी थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनका रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मेरी माँ के निधन के बाद से मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी और उनके आसपास कोई दूसरी महिला भी नहीं थी। पहले मुझे हमेशा लगता था कि वे काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। अब लग रहा था कि शायद वे नहीं चाहते थे कि मुझे इस बारे में पता चले। सोफिया और मैं अंदर गए। जैक के पिता मिस्टर क्रीम बिस्तर पर लेटे थे और मुझे अंदर आता देख वे मुस्कुराए। जैक, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने चिंता के साथ कहा। मैं वॉरीड था, इसलिए आ गया। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया हूँ। सोफिया ब्रेकफास्ट को एक तरफ ले गई और बैग खोला। मैंने पूछा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने सिर हिलाया। ठीक हूँ। मैंने उन्हें अपनी तकलीफ छुपाते देखा और नाराजगी से कहा, देखिए पापा, आपका चेहरा कितना उतरा हुआ है। मैंने उन्हें खाना खिलाया, लेकिन वे ज्यादा नहीं खा सके। उन्होंने बस थोड़ा सा दलिया पॉरेज पिया। मैंने पूछा, पापा, क्या आप अभी सेक्रेटरी यान को डांट रहे थे? पापा की नजर मुझ पर पड़ी। तुमने सब सुन लिया? मैंने कहा, वह बस आपके लिए चिंतित थी। मैं तो बस चाहता था कि आप वापस आ जाएं और कुछ दिन घर पर रहें ताकि उस संकट क्राइसिस से बचा जा सके। किसे पता था कि मैं आपके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दूंगा। मुझे तो यह भी शक होने लगा था कि क्या मेरे पापा की किस्मत में ही यह संकट लिखा था। पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आना मेरा फर्ज है। अच्छा सुनो, अब यहाँ तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं है। तुम और सोफिया पहले वापस जाओ। उन्होंने बताया कि मिस वांग भी आज पहुंच रही हैं और उनके साथ देखभाल के लिए वे ठीक रहेंगे। मैं सच में चैन से नहीं था। क्या मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता? बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि मुझे लगा, जब तक मैं पापा को इस संकट से पूरी तरह बाहर निकलते न देख लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। पापा ने कहा, देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, फिर भी पापा से ऐसे चिपके रहते हो। सोफिया जैक को वापस ले जाओ, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसे पढ़ाई पर फोकस करने दो। सोफिया ने सिर हिलाया। जी। मैंने सोफिया की तरफ देखा और जब देखा कि पापा फैसला कर चुके हैं तो मैंने और जिद नहीं की। मैंने पापा से कहा, पापा, मैंने पहले एक सपना देखा था। पापा ने पूछा, कैसा सपना? मैंने कहा, मैंने सपना देखा कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले आप एक बिजनेस ट्रिप पर गए और वहां हाईवे धंसने कोलैप्स की घटना हुई। उस सपने में मेरे पापा मेरे पास नहीं रहे। मैं बेवजह जिद नहीं कर रहा था कि आप घर आएं, मैं बस डरा हुआ था। मुझे लगा अगर आप घर आ जाएंगे तो आपका ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फिर भी चोटिल हो जाएंगे। हालांकि पापा अब ठीक थे, लेकिन वह खतरा अभी टला नहीं था। मैं चैन से नहीं था और मुझे लगा कि मुझे पापा को चेतावनी देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर पापा लाचारी से मुस्कुराए। सपने हमेशा हकीकत के उलट होते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सपने में सब कुछ इतना असली था कि मुझे तारीख तक याद थी। मुझे याद है वह 26 मई थी। वह एक्सीडेंट लॉन्ग चांग और सीन के बीच वाले हाईवे सेक्शन पर हुआ था। मुझे इतना सीरियस होकर बात करते देख पापा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद मैं सीधे तुम्हारे साथ घर चलूंगा, जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है? मैंने सिर हिलाया। ठीक है। पापा को मेरी बात गंभीरता से लेते देख आखिरकार मुझे तसल्ली हुई और मैं सोफिया के साथ हॉस्पिटल रूम से बाहर निकला। सेक्रेटरी यान बाहर से वापस आई। उन्होंने मुझे देखा और शालीनता से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें मुझसे दिक्कत थी, लेकिन वे पापा द्वारा निकाले जाने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सोफिया और मैं लेकवुड लौट आए। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सोफिया ने देखा कि मैं उसे बिल्कुल भी बाहरी नहीं समझ रहा हूं, तो उसने कहा, शायद मुझे नीचे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। बस यहीं बैठो। कल रात हम एक ही कमरे में सोए थे। अब तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? सोफिया ने मुझे लाचारी से देखा। बकवास मत करो। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ये बकवास कैसे है? क्या हम कल रात एक ही कमरे में नहीं सोए थे? तुम क्या सोच रही हो? सोफिया ने मेरी बात सुनी और कहा, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं आज तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। मैं मुस्कुराया। क्या तुम नाराज हो? सोफिया ने जवाब दिया, नहीं, कभी कभी खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। सही आराम भी इंपॉर्टेंट है। मैं कल फिर आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है फिर। वह भी बहुत थकी हुई थी। वह इस पूरी ट्रिप में मेरे साथ रही थी। उसके ऊपर उससे ट्यूशन पढ़वाना वाकई असंवेदनशील होता। सोफिया दरवाजे तक गई और रुककर मेरी तरफ देखने लगी। सोफिया की उस नजर ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने उलझन में उसे देखा। क्या हुआ? जिस सपने के बारे में मैंने पापा मिस्टर क्रीम को बताया था, वह पूरे रास्ते उसी के बारे में पूछना चाहती थी। मैंने कहा, वह सपना? मेरी हैरानी देखकर सोफिया ने कहा, कुछ नहीं। वह मुड़ी और चली गई। उसने पूछने का मन बनाया था, लेकिन मेरा रिएक्शन देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। उस शाम डिनर के बाद मैं मिसेस पोर्टर के साथ स्नोबॉल टहलाने बाहर गया। मैं स्नोबॉल को बाहर ले गया और देखा कि एला गेट पर खड़ी थी। स्नोबॉल ने जैसे ही एला को देखा, वह जोर जोर से भौंकने लगा। स्नोबॉल सिर्फ सोफिया के सामने ही तमीज से रहता था। हर बार जब वह एला को देखता, तो अपने दांत और पंजे दिखाने लगता था। मुझे याद आया कि मेरी पास्ट लाइफ में भी स्नोबॉल एला से इसी तरह नफरत करता था। उस समय मुझे लगता था कि स्नोबॉल बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है, पर अब मुझे समझ आया कि असल में अजीब मैं था। मैंने कहा, तुम मेरे गेट पर क्यों मंडरा रही हो? मेरे साथ हुई पिछली बहस की वजह से एला काफी देर से गेट पर इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि खुद से मुझसे संपर्क करना बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन वह सच में जानना चाहती थी। मैंने सुना कि मिस्टर क्रेम का एक्सीडेंट हो गया है। वो कैसे है? ये सोचकर कि पापा ने उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया था, एला जिद करके यहाँ आई थी। मैंने जवाब दिया, क्या मुझे वापस आकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? तुम बहुत दखल अंदाजी करती हो। मैं स्नोबॉल को लेकर आगे बढ़ गया। एला स्नोबॉल से थोड़ा डरती थी और पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बस सावधानी से मेरे पीछे पीछे चलने लगी। उसने कहा, मैं मिस्टर क्लेम से मिलना चाहती हूँ। मैंने बेरुखी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस दिखावटी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त उसका चिंता जताने के लिए दौड़ कर आना, किसे पता उसके दिल में क्या स्कीम चल रही थी। एक्सीडेंट से पहले मुझे याद नहीं था, लेकिन अब जब पापा का एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे तुरंत अपनी पास्ट लाइफ वाला एला का असली चेहरा याद आ गया। एला से ज्यादा बात किए बिना मैं सीधे बॉल के साथ खेलने लगा। मिसेस पोर्टर ने एला की तरफ देखा। मिस एला, आपको पहले घर वापस जाना चाहिए। हमारे यंग मास्टर की अब फियांसे मंगेतर है। आपका इस तरह उनसे मिलने आना लोग गलत समझेंगे। एला ने पूछा, क्या सोफिया मिस्टर क्रेम से मिलने गई थी? मिसेस पोर्टर ने जवाब दिया, मिस्टर क्रेम लॉन्ग चांग में हॉस्पिटलाइज थे। मिस सोफिया उनके साथ गई थी। वे आज ही वापस आए हैं। मिस सोफिया सच में बहुत दयालु हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स पास आने के बावजूद उन्होंने खुद छुट्टी मांगी और किसी परेशानी की परवाह नहीं की। इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरी औरत होगी जो यंग मास्टर के लिए उनसे बेहतर हो। ये सुनकर कि मिसेस पोर्टर उसका मजाक उड़ा रही थी, एला थोड़ा चिढ़ गई। पहले अगर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती, तो मैं पक्का सबसे पहले उसे ही ढूंढता था। उस समय उसे मैं बहुत कष्टप्रद अनोइंग लगता था। लेकिन अब जब मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया था और हर चीज के लिए सोफिया के पास जाने लगा था, तो उसे बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। मैं स्नोबॉल को वापस लेकर आया और देखा कि मिसेस पोर्टर पास में अकेली खड़ी थी। एला अब वहां नहीं थी।
मिसेस पोर्टर ने कहा, मैंने उसे आपके और मिस सोफिया के लॉन्ग चांग जाने के बारे में बताया। वह थोड़ी अपसेट लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस चली गई। मैंने पूछा, मिसेस पोर्टर, क्या आपको लगता है कि सभी औरतें ऐसी ही होती हैं? उन्होंने पूछा, कैसी? मैंने बात जारी रखी। जब आप उनके साथ अच्छे होते हैं तो उन्हें लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, और जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो वे आपको असहज करने के लिए ये दिखावटी प्यार का नाटक करती हैं। मिसेस पोर्टर ने कहा, यह सच है। मैं हंस दिया। अब इस बारे में और परवाह नहीं करना चाहता था। 26 मई को पापा डिस्चार्ज हो चुके थे। वे कुछ दिन पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि 26 तारीख को बाहर न निकलें। वे 2 दिन पहले ही लेकोड आ गए थे। सेक्रेटरी यान और मिस वांग भी उनके साथ वापस आए थे। उस दोपहर वे अपने पजामा में स्टडी रूम में बैठे थे और कुछ रुका हुआ काम संभाल रहे थे। सेक्रेटरी वांग अंदर आई और कहा, मिस्टर क्रेम, कुछ हुआ है? पापा ने ऊपर देखा। सेक्रेटरी वांग ने कंप्यूटर खोला और पापा को वह खबर दिखाई जो उन्होंने अभी ऑनलाइन देखी थी। लॉन्ग से सीन के बीच का हाईवे सेक्शन धंस गया था। 1 दर्जन से ज्यादा कारें नीचे गिर गई थीं और भारी जान माल का नुकसान हुआ था। सेक्रेटरी वांग ने कहा, हमारे असली शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को सामान पहुंचाने के लिए सीन जाने का काम आज ही होना था। अगर आप जल्दी नहीं निकलते, अगर हम आज गए होते, तो शायद हम भी इस एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते। पापा मिस्टर क्रेम ने उनकी शांत आवाज में की गई इस एनालिसिस को सुना, लेकिन उनका दिमाग बार बार उसी बात पर जा रहा था जो मैंने उस दिन हॉस्पिटल में उनसे कही थी। समय, स्थान, उस दिन मैंने एक भी जानकारी गलत नहीं दी थी। उस वक्त उन्हें लगा था कि मैं बस बच्चों जैसी बातें कर रहा हूं। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। तभी सेक्रेटरी यान भी अंदर आई। उन्होंने पापा की ओर देखा। मिस्टर क्रिम, पापा ने उनकी तरफ देखा। क्या बात है? सेक्रेटरी यान दोषी महसूस कर रही थी। मैंने अभी न्यूज देखी। ये सब मेरी गलती है। न्यूज देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया राहत की थी। अगर मैंने हंगामा न किया होता और पापा को जल्दी वापस आने के लिए मजबूर न किया होता, तो वे आज उसी एक्सीडेंट का हिस्सा होते। पापा ने हाथ हिलाया। खुद को दोष मत दो। तुम बस मेरे लिए वॉरीड चिंतित थी। तुम सब अब जा सकती हो। उन्होंने कंप्यूटर की ओर देखा और उन्हें वह बात याद आई जो सोफिया ने उनसे पहले होटल के बारे में कही थी। उस वक्त सोफिया भी स्कूल में थी। उसने भी न्यूज को ऑनलाइन देखा और उसे मेरी हॉस्पिटल रूम वाली बात याद आई। उस समय उसे लगा था कि शायद मैं बस बकवास कर रहा हूं। अब लग रहा था कि वो बकवास नहीं थी। इसे इंपीरियल होटल वाली घटना से जोड़कर देखा जाए तो यह वाकई दिलचस्प था। मैं स्कूल से बाहर आया और देखा कि सोफिया पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। मैं उसके पास गया और उसे देखा। तुम अचानक यहाँ कैसे? कुछ बताया भी नहीं। सोफिया मुझे एकटक देख रही थी। तुम्हें देखने आई हूँ। उसकी उस गहरी नजर ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने कहा, चलो खाना खाते हैं। वह आज थोड़ी अजीब लग रही थी। कार में बैठते ही सोफिया ने खिड़की की ओर इशारा किया और मेरी तरफ देखा। मैंने अभी न्यूज देखी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी न्यूज? सोफिया की आवाज बहुत कोमल थी। हाईवे धंसने वाली खबर। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने नजरें फेर ली। ओह, सच में? मैंने अपना फोन खोला, जैसे मैं उसे पहली बार देख रहा हूं। असल में मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी। स्कूल में ही मैंने इसे सोशल मीडिया पर देख लिया था और मुझे राहत थी कि पापा इस आपदा से बच गए। तभी सोफिया ने अचानक पूछा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा सपना काफी सटीक एक्यूरेट था। मैंने खांसते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। उम्मीद नहीं थी कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। शुक्र है पापा ठीक है। सोफिया मेरे पास ही बैठी थी। उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। जैक, पिछली बार तुमने कहा था कि इंपीरियल होटल में आग लगने का खतरा है। क्या वह भी एक सपना था? उसे ऐसा बोलते देख मुझे लगा कि उसने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, बिल्कुल। तुम्हें और क्या लगा? उसने उत्सुकता से पूछा। तो क्या तुमने अपने सपने में मेरे और अपने बारे में भी कुछ देखा था? वह मुझे बहुत देखने लगी। लगी उसकी परफ्यूम की धीमी और मादक खुशबू कार के उस छोटे से हिस्से में भर गई थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर झुकी,
इतनी पास कि मैं उसकी पलकों की हरकत और उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। हमारे बीच की दूरी अचानक खत्म हो गई थी। सड़क की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी रहस्यमयी और खूबसूरत लग रही थी। दुनिया जैसे बाहर थम सी गई थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे पीछे धकेला। मैं ऐसे सवाल का क्या जवाब देता कि मैंने सपने में देखा था कि मैंने एला के लिए सब कुछ लुटा दिया, बुरी तरह मरा और अंत में उसे ही मेरी लाश उठानी पड़ी। सूफिया ने चुपचाप खुद को पीछे धकेलने दिया और अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं। हम दोनों खाना खाने गए। मुझे लगा कि सोफिया मुझे लगातार देख रही है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये लड़की बहुत स्मार्ट थी। मैंने सोचा, कहीं उसने यह अंदाजा तो नहीं लगा लिया कि मेरा पुनर्जन्म रिबॉर्न हुआ है। मैंने उससे नजरें चुराने की कोशिश की और ऑर्डर देने के बाद अचानक मेरी नजर सोफिया से मिल गई, तो मैंने बात बदलने के लिए कुछ कहा। ओह, सोफिया, तुम्हारा बर्थडे कब है? मैं इतने समय से उसके साथ था, लेकिन उसने कभी अपने बर्थडे का जिक्र नहीं किया था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था, लेकिन मुझे उसका पता ही नहीं था। सोफिया ने मेरी बात सुनी और आखिरकार मेरे सपनों के बारे में सोचना बंद किया। मेरा बर्थडे तो निकल गया, 2 महीने पहले। मैंने उसे अविश्वास से देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हर दिन तुम्हारे साथ था, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारा बर्थडे निकल चुका है। मेरी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया देखकर सोफिया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। जैक, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। मैंने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाती? मुझे पहले लगा था कि उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। इस विषय का जिक्र होते ही सोफिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और जटिलता आ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, जिस दिन मेरी माँ का निधन हुआ, वही मेरा बर्थडे था। मैं सन्न रह गया। एक पल के लिए जैसे मेरे शब्द गले में ही अटक गए। मुझे गहरा पछतावा और अपराध बोध महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो, सोफिया, मुझे इस बारे में नहीं पता था। सोफिया ने मेरी आंखों में देखते हुए बड़ी शालीनता से कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अपनी बातें साझा करने में बुरा नहीं लगता। फिर मैंने उसका हाथ थाम लिया, यह जताने के लिए कि अब वह अकेली नहीं है। हमने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा और उस खामोशी में हजारों शब्द बह गए। खाना खाते समय मैंने फिर कुछ नहीं पूछा। तभी पापा मिस्टर क्रेम का कॉल आया। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और फोन उठाया। पापा? पापा ने पूछा, अभी तक वापस नहीं आए? हाईवे धंसने वाली खबर के बाद वे मुझे देखने के लिए काफी बेचैन थे और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मैंने जवाब दिया, मैं सोफिया के साथ बाहर खाना खा रहा हूँ। सोफिया ने सिर उठाकर मुझे देखा। मैंने पूछा, पापा, क्या आपने खाना खाया? उन्होंने कहा, अभी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप पहले खा लीजिए, मेरा पेट भर गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए हर दिन बहुत प्रेशर महसूस होता है। ये सच था, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। फोन रखने के बाद मैंने सोफिया से कहा, पापा का फोन था। आमतौर पर जब मैं घर नहीं आता था तो पापा पूछने की जहमत नहीं उठाते थे। उनका फोन करके मुझे बुलाना वाकई दुर्लभ रेयर था। मुझे अंदाजा था कि पापा भी उस हाईवे वाली घटना की वजह से डरे हुए थे। खाने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा सेक्रेटरी यान ने खोला। यान मास्टर आ गए। आज वे कुछ ज्यादा ही उत्साहित और विनम्र लग रही थी। मैंने शालीनता से कहा, गुड इवनिंग। सेक्रेटरी यान ने सिर झुकाकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उलझन में था। ये माफी किस लिए? उन्होंने कहा, पहले मुझे हमेशा लगता था कि आपकी वजह से मिस्टर क्रेम को चोट पहुंची है, इसलिए मुझे आपसे दिक्कत थी। लेकिन अब लग रहा है कि मेरी सोच कितनी छोटी थी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, खुद को दोष मत दीजिए, आप बस मेरे लिए वॉरीड थी। पापा कहाँ हैं? लिविंग रूम में। मैंने देखा कि पापा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मुझे अकेला वापस आते देख उन्होंने पूछा, सोफिया तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने जवाब दिया। वह मुझे गेट पर छोड़कर चली गई। क्या आपको मुझसे कुछ काम था, पापा? पापा ने एक जटिल भाव के साथ मुझे देखा। मुझे लगा वे कुछ और पूछेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। एग्जाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है?
मैंने जवाब दिया, काफी अच्छी। सोफिया मुझे ट्यूशन पढ़ा रही है। उसका एडमिशन पहले ही हो चुका है, इसलिए वह अपनी पढ़ाई से ज्यादा मुझ पर फोकस कर रही है। पापा ने कहा, सोफिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, अब आप जल्दी आराम कीजिए। उन्हें मुझे आराम करने के लिए कहते देख मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको और कुछ नहीं कहना? पापा ने मेरी ओर देखा। मैं तुमसे उस हाईवे वाले हादसे के बारे में पूछने वाला था। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैंने बात काटते हुए कहा, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया। मैंने बस इतना कहा कि मैंने एक सपना देखा है और आप मेरी बात मानने को तैयार हो गए। अगर आप इसे बच्चों की बकवास समझकर टाल देते तो शायद इस आपदा से नहीं बच पाते। आप वाकई इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान पापा की सेहत में काफी सुधार हो चुका था। वे खुद मुझे एग्जाम सेंटर तक छोड़ने आए और गेट पर खड़े होकर इंतजार भी किया। रयान और उसकी दोस्त प्री भी उसी सेंटर पर थे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने गेट पर पापा की शानदार कार खड़ी देखी। मैं कार से बाहर निकला और सेक्रेटरी यान मेरे पास खड़ी थी। प्री ने तुरंत रयान को कोहनी मारी, देखो वह जैक नहीं है, वह फिर से उस बड़ी उम्र की औरत को अपने साथ एग्जाम दिलाने ले आया है। स्कूल में हमेशा यह अफवाहें उड़ती रहती थी कि मुझे किसी बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है, बीइंग केप्ट। लेकिन मैंने कभी सफाई नहीं दी थी क्योंकि मैं सोफिया के करीब था। लोग ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। री ने अपना फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। रयान ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? प्री हंसी, सबूत रख रही हो। एक बार सोफिया इसे देख ले, फिर मजा आएगा। देखते हैं कि वह अब भी जैक के साथ रहती है या नहीं। हालांकि वे सोफिया के स्कूल में नहीं थे, लेकिन कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, साझा दोस्त तो हर जगह होते ही हैं। प्री ने फोटो खींचते ही उसे आगे भेज दिया। देखते ही देखते वह फोटो लिली के हाथों में पहुंच गई। लिली ने तुरंत सोफिया को वह फोटो भेजी। सोफिया, देखो क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सोफिया ने एक नजर फोटो देखी और शांति से जवाब दिया, हाँ। लिली ने भी मेरे पापा की सेक्रेटरी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह आग बबूला हो गई। वह तुम्हारी पीठ पीछे फिर से उस बड़ी उम्र की औरत के साथ घूम रहा है, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? लिली को लगा कि सोफिया हमेशा से मेरे पीछे रही है और अब ऐसे फोटो देखकर उसे लगा कि सोफिया को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। सोफिया ने फोटो देखी और लिली से पूछा, तुम्हें यह फोटो किसने भेजी? सुना है कि यह वेस्टब्रुक हाई से आई है। सोफिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसकी पूरी डिटेल्स निकालो। सोफिया जानती थी कि वह औरत कौन है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि लोग जैक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे उसे जैक के और करीब आने का मौका मिलता। उसने फोटो को जूम किया और जैक के चेहरे पर उस मासूमियत को देखा जो सिर्फ वही समझ सकती थी। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया तुम्हें गलत समझेगी जैक, पर तुम्हारी सच्चाई सिर्फ मेरी आंखों के लिए है। 9 जून को स्कूल का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। पापा मिस्टर क्रेम को पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया था। मेरे आखिरी साल में मेरे ग्रेड्स बहुत शानदार रहे थे और ऊपर से पापा हमेशा स्कूल के गरीब बच्चों को स्पॉन्सर करते थे, इसलिए लिक्विड में उनका काफी स्टेटस था। बाहर जाने से पहले पापा ने कई बार अपने कपड़े बदले। जैक, तुम्हें यह आउटफिट कैसा लग रहा है? मैंने लाचारी से कहा, पापा, आप बस एक पेरेंट मीटिंग में जा रहे हैं, क्या आपको इतना सीरियस होने की जरूरत है? पापा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। तुम अब इतने आउटस्टैंडिंग बेहतरीन हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पहले जब टीचर्स उन्हें फोन करते थे तो हमेशा खराब ग्रेड्स की शिकायत होती थी। अब वे कभी कभी मेरी तारीफ करने के लिए फोन करते थे, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मैंने उन्हें देखा और कहा, आपने इतने कपड़े बदले हैं, मुझे लगता है कि आप सब में अच्छे लग रहे हैं। मैं पहले स्कूल निकलता हूँ। पापा बोले, तुम जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। मुझे लगता है मुझे ये वाली शर्ट फिर से बदलनी चाहिए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, किसी ने मुझे उत्सुकता से पूछा, जैक, क्या सोफिया को पता है कि तुम्हें उस बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है? मैंने उस लड़की की ओर देखा। वे कई लोग साथ खड़े थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कि भीड़ में होने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। मैंने उस लड़की की तरफ इशारा किया, यहाँ आओ। वह लड़की बोली, क्या? मैं तो बस सच कह रही हूँ। वह औरत तुम्हें तुम्हारे एग्जाम दिलाने ले गई थी। फोटो पूरे इंटरनेट पर है।
क्या तुम इससे इनकार करोगे? साफ दिख रहा है कि किसी ने तुम्हें पाल रखा है। फिर भी हर दिन यंग मास्टर बनने का नाटक करते हो। जब से मैंने एला से नाता तोड़ा था, मैं अपनी असली रईसी वाली जिंदगी जी रहा था। दूसरे क्लासमेट्स जलन के मारे हरे पीले हो रहे थे। अब जब ग्रेजुएशन पास था, तो किसी ने भी दिखावा करना बंद कर दिया था। वह मेरे पापा की सेक्रेटरी हैं। तुम लोगों की सोच वाकई बहुत घटिया है। सबने मेरी बात सुनी और उन्हें लगा कि मैं डींगे हाँक रहा हूं। पापा की सेक्रेटरी? जरूर। अगर वह सच में तुम्हारे पापा की सेक्रेटरी होती, तो क्या तुम इतने समय तक लोगों को बातें बनाने देते? तुमने पहले सफाई क्यों नहीं दी? मैं हंसा। देखो, अब जब मैं सफाई दे रहा हूं, तब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तो क्या मुझे अब भी समझाने की जरूरत है? मुझे भैंस के आगे बीन बजाना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो जाकर एला से पूछ लो। वह मेरे घर की हालत सबसे अच्छे से जानती है। उस लड़की ने कहा, एना ने तो पहले ही कह दिया है कि वह औरत तुम्हें पाल रही है। क्या उसकी बात झूठी हो सकती है? मैं तुरंत एला को ढूंढने गया। वह रयान के साथ थी, क्योंकि वे दोनों स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्हें परफॉर्म करना था। मुझे अंदर आके देख रयान चिल्लाया, जैक, कुछ दिन पहले टेस्ट सेंटर पर तुम्हें उस औरत के साथ देखकर रयान मुझे अपमानित होते देखना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से उस फोटो की वजह से सब मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। रयान मुझे देखते ही खुद को बहुत श्रेष्ठ सुपीरियर महसूस करने लगा। उसे लगा कि भले ही मेरे पास पैसा हो, पर वह मेरा कमाया हुआ नहीं है। मैं उसके लिए अपना शरीर बेच रहा हूँ। उसे लगा कि यह बात सोफिया तक भी पहुंच गई होगी। वह काफी अच्छे मूड में था और उसने मुझे ग्रीट किया, लेकिन मेरी नजरें एला पर थी। क्या तुमने दूसरों से कहा कि मुझे किसी ने पाल रखा है? एला का चेहरा उतर गया। मैंने नहीं कहा। सब लोग यही कह रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं हंसा। तुमने नहीं कहा? बाहर लोग विशेष रूप से तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि यह खबर तुम्हारी तरफ से आई है। क्या तुम चलकर उनका सामना करना चाहती हो? मेरे पापा तुम्हारे लिए कितने अच्छे रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम स्कूल में मेरी बदनामी कर रही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे? कोई और होता तो बात अलग थी, लेकिन यह एला थी, वही कृतघ्न अनग्रेटफुल लड़की। एला को लगा कि उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। सच में वह मैं नहीं थी। मैं पता लगाऊंगी कि क्या हुआ है। लेकिन जैक, मैं वैसी इंसान नहीं हूं जैसा तुम कह रहे हो। मैंने ये कभी नहीं कहा। उसने बस चीजों को स्पष्ट करने में मदद नहीं की थी, लेकिन उसने सक्रिय रूप से मेरी बदनामी भी नहीं की थी। अचानक अपने सिर पर यह दोष मढ़ा जाते देख एला भी बहुत परेशान थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, वरना बस देखते जाओ। मैंने रयान की ओर देखा। रयान वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था। उसने बस मुझे ग्रीट किया था और अब वह चुप था। मैंने भी उसकी परवाह नहीं की। मेरे जाते ही रयान एला के पास गया, लेकिन एला शांत नहीं बैठ सकती थी। मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, उसने यह नहीं किया था और वह यह इल्जाम बिल्कुल नहीं लेने वाली थी। रयान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसके पीछे चल दिया। उसने एला को जाते हुए देखा और जैक के साथ हुई उसकी बातचीत को याद किया। जैक ने कहा था कि वह औरत उसके पापा की सेक्रेटरी थी और एला ने इसका खंडन नहीं किया था। इसका मतलब था कि जैक के पाले जाने वाली बात भी झूठी थी। एला उस लड़की के पास पहुंची जिसने उसका नाम लिया था। क्या तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैक को किसी ने पाल रखा है? उस लड़की ने एला को हैरानी से देखा। क्या तुमने ही नहीं कहा था? मैं उनके पास खड़ा होकर उपहास कर रहा था। एला गुस्से में थी। मैंने तुम्हें कब बताया? उसकी आवाज तेज होते देख लड़की ने सफाई दी। प्री ने ऐसा कहा था। उसने कहा कि तुमने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया था। कहाँ है प्री? एला अब इसे खत्म करना चाहती थी। उसने वाकई ऐसी बातें कभी नहीं कही थी। प्री उस समय कुछ सहपाठियों के साथ मेरी बुराई कर रही थी। एला वहां पहुंची। एला और मुझे साथ खड़ा देख प्री ठिठक गई और पास आकर एला से पूछा, क्या हुआ? एला ने उसका सामना किया। क्या तुमने दूसरों से कहा कि मैंने जैक के बारे में वह अफवाह फैलाई है? प्री ने कहा, क्या ये ऐसी बात नहीं है जो सबको पता है? एला ने बात जारी रखी, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से तुम्हें ये बताया था? प्री ने अपना सिर हिलाया। नहीं। उसने मुझे देखा और तुरंत थोड़ा डर गई। क्या मैं यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया था?
एला ने कहा, तो फिर तुमने लोगों से क्यों कहा कि मैंने तुम्हें बताया था? प्री बोली, क्या तुमने रयान को नहीं बताया था? उसने मुझसे कहा था। रयान का नाम याद आते ही प्री में हिम्मत आ गई। वह मेरे सामने भी पीछे नहीं हटी। रयान भी उस समय वहीं था, है ना? रयान, उसने सीढ़ियों पर खड़े रयान की ओर देखते हुए कहा। स्कूल में रयान की प्रतिष्ठा अच्छी थी और वह कभी झूठ नहीं बोलता था। ये सोचकर कि रयान ने यह कहा था, प्री को तुरंत और विश्वास हो गया। वह तो बस तथ्य बता रही थी, मैं उसका क्या बिगाड़ लेता। वैसे भी अचानक खुद को इसमें घसीटे जाते देख रेयान के चेहरे के हाव भाव तुरंत जटिल हो गए। रेयान ने सोचा भी नहीं था कि प्री उसे इस तरह फंसा देगी, खासकर तब जब अभी अभी उसे एहसास हुआ था कि उसने जैक को समझने में गलती की है। रेयान गायब हो जाना चाहता था, लेकिन एला पहले से ही उसे घूर रही थी। एला उसके पास गई और उसका सामना किया। क्या तुमने प्री से कहा कि जैक के बारे में वह बात मेरी तरफ से आई थी? रेयान ने एला को इतने गंभीर रूप में कभी नहीं देखा था। जब उनके बीच झगड़े होते थे, तब भी वह इतनी नाराज नहीं हुई थी। एला ने बेचैनी से जोर दिया, कुछ बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मैंने तुम्हें बताया था या नहीं? अगर पापा मिस्टर क्रेन को इस बारे में पता चला, तो एला ये इल्जाम बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। वह अभी भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पापा के भरोसे थी। सबकी नजरें रेयान पर थीं। आखिरकार रयान बोला और एला से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। एला ने उसे देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? रयान ने कहा, मैंने प्री को कभी नहीं बताया कि तुमने ऐसा कहा था। प्री ने रयान की बात सुनी और सुन्न रह गई। क्या वह तुम नहीं थे पहले जब भी ये बात चलती थी? तुमने हमेशा मेरे साथ इस पर चर्चा की थी। रयान भी इस सिद्धांत का बड़ा समर्थक था कि मुझे किसी बड़ी उम्र की औरत ने पाल रखा है। लेकिन अब जब बात बिगड़ने लगी, तो उसने पासा पलट दिया। रेयान ने प्री की ओर देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा था? एला ने बीच में टोकते हुए कहा, प्रीम कह रही है कि जैक को किसी ने पाल रखा है। यह बात तुमने फैलाई है। प्री हकलाते हुए रयान और फिर एला की ओर देखने लगी। इससे पहले कि प्री कुछ कह पाती, रयान फिर बोल पड़ा, वैसे भी क्या तुम ही वह नहीं थी जो हमेशा कहती थी कि जैक किसी के टुकड़ों पर पल रहा है? अगर तुम बार बार यह नहीं कहती, तो मैं भी धोखा नहीं खाता। तुम ही हर जगह ऑनलाइन पोस्ट कर रही थी, है ना? और तुमने ही जैक की उस औरत के साथ फोटो ली थी और कहा था कि तुम इसे वेस्ट ब्रुक हाई के ग्रुप में भेजोगी ताकि सोफिया इसे देख सके। रेयान खुद को डूबने नहीं दे सकता था। उसने सारा कीचड़ प्री पर उछाल दिया। प्री ने फटी आंखों से रेयान को देखा और चिल्लाई, यह सच नहीं है। अगर तुम नहीं होते, तो मैं यह सब कभी नहीं करती। वह रेयान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और हमेशा उसके लिए खड़ी रहती थी। लेकिन अब रेयान उसे अकेला छोड़कर सारा दोष उसी पर मढ़ रहा था। रेयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। एनकोट प्री, तुम्हारा चरित्र ही ऐसा है। तुम्हें सहपाठियों की पीठ पीछे बात करने में मजा आता है। अब जब मुसीबत आई है, तो तुम मुझे नीचे गिराना चाहती हो। हम इतने समय से दोस्त हैं। मुझे आज पता चला कि तुम असल में कैसी इंसान हो। पास खड़े सहपाठियों ने जब प्री को बहस करते देखा, तो सब उसे ही कोसने लगे। बस करो प्री, रयान तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा है। जब तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा था, तब उसने ही तुम्हारे लिए मिन्नतें की थी। अब तुम उसे ही फंसा रही हो। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। सब लोग बारी बारी से प्री को डांट रहे थे और रयान को बचा रहे थे। मैंने रयान की ओर देखा। वो अब भी कितना मासूम लग रहा था, लेकिन वो हमेशा से ऐसा ही था। जब भी कुछ होता, वो सबसे बेगुनाह बन जाता था। प्री सबका अपमान सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर भाग गई। एला ने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने खुद देख लिया, ये मैंने नहीं कहा था। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? मैं हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं संतुष्ट हो सकता हूँ? एला बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जवाब चाहिए था, मिल गया। ऑनलाइन पोस्ट भी प्री ने ही की थी। मैंने यह नहीं किया है, तो मुझे फंसाने की सोचना भी मत। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा के सामने भी मैं यही कहूंगी। तभी रयान मेरे पास आया और बड़े दुख के साथ बोला, जैक, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसे उत्सुकता से देखा। ओह, सच में? क्या उसे माफी का मतलब भी पता था? प्री के साथ उसके इतने अच्छे संबंध थे। उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया?
और इसने उसे एक पल में बेच दिया। वाकई प्रभावशाली। रयान ने कहा, मेरी गलती यह है कि जब प्री वह सब कह रही थी तो मैं उसे रोक नहीं पाया। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो ऑनलाइन पोस्ट कर रही है। मैं उसे हटाने के लिए कहने वाला था, पर वो बहुत जिद्दी है। अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैंने उपहास करते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? उसने अपने हाथ पूरी तरह साफ कर लिए थे। रयान ने आ भरी। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्री मेरी दोस्त है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उसे एक और मौका दे दो। मैंने उसके मासूम चेहरे को देखा। रयान, मुझे यकीन नहीं है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। रयान ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अपराध बोध का एक कतरा भी नहीं था। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करता तो मैं भी बहुत नाराज होता। बस एला, तुम मुझे गलत मत समझना। रयान ने एला की ओर इस तरह देखा जैसे वह सब कुछ सिर्फ उसके भले के लिए कर रहा हो। एला ने रयान को देखा और उसे याद आया कि कैसे पहले जब जैक की बदनामी हो रही थी तो उसने कभी उन्हें रोका नहीं था, और अब जब मुसीबत आई तो रयान उसे बचा रहा था। ये देखकर एला का दिल रयान के लिए थोड़ा और पिघल गया। एला ने मुझसे कहा, मामले की जांच हो गई है। अगर तुम्हें प्रीन से दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन रयान निर्दोष है। तुम इस बारे में इतने तर्कहीन नहीं हो सकते, है ना? उसका बचाव करने का अंदाजा बिल्कुल साफ था। जैसे ही एला ने रयान का पक्ष लिया, आसपास के दूसरे लोग भी मेरी आलोचना करने लगे। सही बात है, इस मामले का रयान या एला से कोई लेना देना नहीं है। जैक, इतने छोटे दिल के मत बनो। हम सब क्लासमेट्स हैं। लोग वाकई ढोंग करने में माहिर होते हैं। मैंने देखा कि सब रयान के लिए बोल रहे थे और मुझे इन बेवकूफों के मुंह लगने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेहान ने मुझसे कहा, अगर और कुछ नहीं है तो हम अपनी रिहर्सल जारी रखेंगे। ये कहकर उसने एला की ओर देखा। चलो चले। वे दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि पापा मिस्टर क्रेन प्रिंसिपल के साथ चले आ रहे थे। अंकल वेल्स भी वहां थे और पापा के साथ किसी बॉडीगार्ड की तरह चल रहे थे। मैंने खुद जाकर पापा से बात नहीं की। मैं बस यहाँ वहां टहल रहा था। तभी मुझे एक क्लासमेट मिला। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने प्रीन को देखा है? उसने बताया, कोई उसे ढूंढ रहा था। वह बाहर चली गई। सुना है कि वेस्टब्रुक हाई से कोई आया था। मैं गेट तक गया, पर वह वहां नहीं थी। इसलिए मैंने परवाह करना छोड़ दिया। जब ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हुई, तब तक प्रीन वापस नहीं आई थी। मैं अपनी सीट पर बैठा पापा को स्टेज पर जाते देख रहा था। वे सूट में बहुत ही प्रभावशाली और शानदार लग रहे थे। आदरणीय स्कूल लीडर्स, टीचर्स और प्यारे छात्र छात्राओं, शुभ संध्या। मैं जैक का पिता रिचर्ड क्रेम हूँ। जैसे ही पापा ने अपना नाम लिया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पापा ने आगे कहा, शायद आपने पहले मेरा नाम न सुना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि लेकवुड स्प्रिंग वाटर के बारे में हर कोई जानता है। आज यहाँ खड़ा होना मेरी अपनी वजह से नहीं, बल्कि मेरे बेटे की वजह से है। पिछले एक साल में उसने बहुत मेहनत की है और उसके ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ है। लेकवुड स्प्रिंग वाटर शहर का एक बहुत बड़ा ब्रांड था और हर कोई उससे वाकिफ था। तो आखिरकार सबको पता चल गया कि मेरे पापा उस साम्राज्य के मालिक थे। जो लोग सोच रहे थे कि मुझे किसी ने पाल रखा है, उनके चेहरे देखने लायक थे। रेहान पास ही बैठा था। उसके माता पिता भी आज आए थे, लेकिन चूंकि वे कोई मशहूर लोग नहीं थे, इसलिए पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेरे पापा को चुना गया। स्टेज पर उस शानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखकर और फिर मेरे बगल में बैठे होने के एहसास ने रयान को पहली बार उस फासले गैप का अंदाजा कराया। मैं वाकई एक यंग मास्टर था, न कि किसी के टुकड़ों पर पलने वाला। पापा का भाषण खत्म होने के बाद रयान के माता पिता तुरंत खड़े हो गए और उनकी ओर लपके। मिस्टर क्रेम, नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रयान इतने समय से स्कूल में था और उन्हें पता ही नहीं था कि शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्होंने अपने बेटे को पक्का मुझसे दोस्ती गांठने के लिए कहा होता। पापा पहले स्कूल कम ही आते थे। अक्सर उनकी सेक्रेटरी ही मीटिंग्स में आती थी, इसलिए बहुत से माता पिता उनसे कभी नहीं मिले थे।
मैं पापा के पास खड़ा रेयान को देख रहा था। साफ था कि वह इस तरह की सोशलाइजिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता का साथ दे रहा था। उसके माता पिता बातों के जादूगर लग रहे थे, ठीक रेयान की तरह। तभी अंकल वेल्स भी वहां आ गए। वे एला को अपने साथ खींचते हुए लाए थे। अंकल वेल्स ने पापा से कहा, मिस्टर क्रेम, ये मेरी बेटी एला है। पिछले कुछ दिनों में आपने जो इसकी देखभाल की, उसके लिए शुक्रिया। इसे सब याद है। जब यह लेकवुड ग्रुप ज्वाइन करेगी, तो ये पक्का आपके लिए कड़ी मेहनत करेगी। वैसे भी इसका और यंग मास्टर जैक का रिश्ता बहुत गहरा है। अब तो ये दोनों ग्रेजुएट भी हो गए हैं। जब भी मौका मिले, इतने सारे माता पिता के सामने पहले इनकी एंगेजमेंट पक्की कर देते हैं। अंकल वेल्स अपनी बेटी एला का रिश्ता मेरे साथ लॉक करने के लिए बहुत बेताब थे। एला ने अपने पिता की बात सुनी और उसकी भौहें तन गईं। पास ही रयान के माता पिता खड़े थे। एला की खूबसूरती और उसके अच्छे ग्रेड्स देखकर उन्हें पहले लगा था कि रयान के साथ उसका रिश्ता अच्छा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह शहर के सबसे अमीर परिवार की होने वाली बहू है। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे रयान के लिए कोई सपना देखें। पापा मिस्टर क्रेम ने जब एंगेजमेंट की बात सुनी, तो वे तुरंत बोले, एंगेजमेंट के लिए अभी बहुत जल्दी है। बच्चे अभी छोटे हैं। इन चीजों के बारे में सोचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अंकल वेल्स बोले, छोटे? क्या छोटे? अगले 2-3 सालों में तो वे सीधे अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। अंकल वेल्स बहुत उत्साहित थे। मैंने उनकी ओर देखा और साफ लफ्जों में कहा, अंकल वेल्स, मुझे अला में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं निश्चित रूप से उससे एंगेजमेंट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी उसका अपना कोई पसंद का इंसान पहले से है। यह सुनकर अंकल वेल्स सन्न रह गए। वे जानते थे कि मेरा इशारा रयान की तरफ है, लेकिन रयान उनके दामाद बनने के लायक कहाँ था। उन्होंने तुरंत इनकार किया। यह कैसे संभव है? ये लड़की स्कूल में किसी को डेट नहीं कर सकती। जैक, इसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता है। तुम्हारे अलावा ये किसी और लड़के को पसंद नहीं करती, है ना एला? आखिरी शब्द उन्होंने एला की ओर देखकर कहे, इस उम्मीद में कि वो समझदारी दिखाएगी। एला ने अपने पिता की बात सुनी और मेरी ओर देखा। उसे याद आया कि मैंने पहले उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। उसने विरोध करते हुए अपने पिता से कहा, पापा, क्या आप नहीं देख रहे कि यह एक कैसा मौका है? क्या यहाँ इन सब चीजों के बारे में बात करना ठीक है? लेकिन अंकल वेल्स को किसी की परवाह नहीं थी। कैसा मौका? हम और मिस्टर क्रेम एक ही परिवार की तरह हैं। तुम हमेशा क्रेम हाउस में रहती थी। अब मिस्टर क्रेम ने मुझे नौकरी दी है। तुम्हें जैक से शादी करने के लिए कहना क्या तुम्हारे साथ अन्याय करना है? एला ने सारी उम्मीद खो दी। पहले हर कोई मेरी पहचान पर शक करता था और एला के लिए एक रहस्यमयी सम्मान रखता था। उन्हें लगता था कि भले ही मैं एक यंग मास्टर हूं, फिर भी मैं उसके लायक नहीं हूं। लेकिन अब अंकल वेल्स के शब्दों ने वाकई एला की सारी गरिमा मिट्टी में मिला दी थी। किसने सोचा था कि ब्यूटी क्वीन एला के पिता ऐसे इंसान होंगे? वे साफ तौर पर एला के जरिए अमीर बनने के लिए बेताब थे। मैंने उनके साथ और भी बेरुखी दिखाई। अंकल वेल्स, हमारे स्कूल में हर कोई जानता है कि एला का बॉयफ्रेंड रयान है। ये कहना उन्हें नाखुश कर देगा। बिना इसे साफ किए लोग अभी भी सोचते कि मैं एला के साथ रहूंगा। रयान के माता पिता ने यह सुना और दोनों ने अपने बेटे की ओर देखा। रयान ने अपने होठ भींचे और मुझे देखा। उसे समझ आ गया था कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूं। पापा ने मौके का फायदा उठाते हुए अंकल वेल्स से कहा, देखिए, बच्चों की अपनी पसंद होती है। हमें उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अंकल वेल्स मानने को तैयार नहीं थे। ये पक्का कोई गलत फहमी है। वैसे भी जैक एला को बहुत पसंद करता है। मेरी बेटी ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे लड़के के साथ नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने जानबूझकर रयान की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली। रयान का परिवार अमीर नहीं था। अंकल वेल्स सिर्फ अपनी बेटी की शादी एक रईस से करना चाहते थे, ताकि उनकी किस्मत बदल सके। वे रयान के परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कड़वी बातें कहीं। रयान के पिता ने अंकल वेल्स को देखा। ये बात करने का कैसा तरीका है? ऐरा गहरा लड़का कौन है? एला, अंकल वेल्स ने उकसाते हुए कहा, मैं आपके बेटे की बात कर रहा हूं। तो क्या मुझे मारना चाहते हो?
उन्होंने एक बेशर्म चेहरा बना लिया। रेयान के पिता एक साधारण इंसान थे। इस उकसावे ने उन्हें खून के आंसू रुला दिए। यह तमाशा देखकर पापा को बीच में बोलना पड़ा। अंकल वेल्स। अंकल वेल्स ने पापा की ओर देखा। मिस्टर क्रेम, मेरी बेटी उनके बेटे से शादी नहीं कर सकती। एला सिर्फ जैक को पसंद करती है। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं, पापा ने सख्ती से कहा। वह एक बहुत ही होनहार नौजवान है। आप उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उनसे माफी मांगिए। पापा का गंभीर चेहरा देखकर अंकल वेल्स की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें नाराज करें। सॉरी। उन्होंने बेदिली से रयान के परिवार से एक वाक्य कहा। पास खड़े लोगों ने यह नजारा देखा। मिस्टर क्रेम कितने दयालु हैं। वे रयान की भी रक्षा कर रहे हैं। वाकई एक बड़े बॉस होने के लायक हैं। उनमें क्लास है। एला के पिता इतने संवेदनहीन टैटलेस क्यों हैं? लोग एक तरफ रिचर्ड क्रेम की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अंकल वेल्स की बुराई किए बिना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन अंकल वेल्स को अपने व्यवहार पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि शहर के सबसे रईस घर का वारिस ही उसके लायक है। पापा मिस्टर क्रेम ने जब देखा कि अंकल वेल्स ने माफी मांग ली है, तो वे बोले, वैसे भी इन दोनों बच्चों का रिश्ता काफी अच्छा है। एक पिता के तौर पर यहाँ तमाशा मत करो। अपनी बेटी के बारे में थोड़ा सोचो। जहां तक मेरे बेटे जैक की बात है, उसकी शादी जिससे होनी है वह पहले से तय है। मैंने बात आगे बढ़ाई। सही कहा पापा। अंकल वेल्स, मेरी पसंद कोई और है। बस कैला और रयान को साथ में खुश रहने दीजिए। पापा ने अपनी घड़ी देखी और अंकल वेल्स को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अब हमें घर चलना चाहिए। मैं पापा के साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। अंकल वेल्स, इस डर से कि एला अब भी रयान के परिवार से संपर्क रखेगी, उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। एला ने अपने पिता को देखा, जो उसकी गरिमा की धज्जियां उड़ा चुके थे। वह अंदर से टूट चुकी थी। उसने इतने समय तक स्कूल में अपनी जो अच्छी छवि बनाई थी, वो उसके पिता ने एक पल में बर्बाद कर दी थी। वह महसूस कर सकती थी कि अब लोग उसे वैसी इज्जत से नहीं देख रहे थे जैसे पहले देखते थे। मैं पापा के साथ स्कूल से बाहर आया।